हेलो एंड वेलकम यू टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है डेली करंट अफेयर्स 6 अप्रैल 2022 के लिए। इससे पहले 5 अप्रैल के कल कवर किए जा चुके हैं। तो अब ये डेली करंट अफेयर्स आएंगे। इसको यूपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन सबके हिसाब से बनाया गया है। यानी कि कोई भी एग्जाम आप की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस के लिए कर रहे हो, प्रीलिम्स के लिए कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये इनको देखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, हाल ही में हम देखते हैं कि जितने भी कमीशन हैं उन्होंने अपने जो एग्ज़ाम पैटर्न बनाया है वो कुछ इस तरह से बनाया है कि वो करंट अफेयर्स को इंक्लूड कर रहे हैं अपने जो स्टैटिक पोर्शन है, जो परमानेंट पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, उसको जोड़ा जा रहा है किससे, करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन करंट अफेयर्स को डेली कवर करते रहिए। आपका एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा करंट अफेयर्स का जो छूट जाए। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे जितने पोल्स हैं, क्विजेस हैं, क्वेश्चन हैं, वो सब यहीं पे आते हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि जो लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या एफआरओ मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो लोअर पीसीएस मेंस और एफआरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। एफआरओ मेंस के जो 3 कंपलसरी पेपर हैं, इंग्लिश, हिंदी, जीके वाला, और जो लोअर पीसीएस मेंस के 2 पेपर हैं, एक जीएस वाला और दूसरा एसए एंड ड्राफ्टिंग, तो उसके लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो आप उसके लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें सभी जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं और जो वेबसाइट्स हैं सभी को कवर किया जा रहा है, जिससे कि आपके सारे जो करंट अफेयर्स हैं वो डे वाइज कवर होते चल जाए। तो GS1 के हिसाब से स्टार्ट करता है। सबसे पहले देखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, तो आप जिसमें चाहें उसमें पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। तो 115वीं जन्म जयंती इवेंट बना रहे हैं। सबसे पहले हम देखें तो ये रिलीज़ कर रहे हैं, एक बायोग्राफी भी रिलीज़ करी जा रही है। एक फ्रीडम फाइटर हैं श्री प्रहलाद जी पटेल, ये बेचारा जी गुजरात में एक जगह है, तो वहाँ पर उनकी 115वीं जन्म जयंती को मनाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर जो हैं गुजरात के, वो श्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। ये सवाल अभी पूछा भी गया था कुछ टाइम पहले। और श्री प्रहलाद जी पटेल की जो वाइफ हैं वो थी काशीबा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये यहाँ से हमें समझ में आता है कि जो श्री प्रहलाद जी पटेल हैं। अब आप ये पता करेंगे कि श्री प्रहलाद जी पटेल का फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट में, यानी कि जो फ्रीडम मूवमेंट था उसमें क्या उनका योगदान था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई, तो बात चाहें तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी, क्योंकि पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है, तो वहाँ पे डिटेल्स बताई गई हैं कि भारत में कितना कोल रिजर्व्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज मेंस के लिए। तो जो इन्वेंट्री है भारत की कोल रिजर्व्स की, यानी कि जितना भारत में कोल रिजर्व्स हैं, और जो GSI है, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने भारत में कोल और लिग्नाइट 1 अप्रैल 2021 तक का बताया है। वो होगा कितना, ये 352125 मिलियन टन, यानी 35 लाख ही होगा, 3,52,125 मिलियन टन होगा डिटेल ये जो कोल रिजर्व्स है। अगर हम देखें एग्जैक्ट, अगर हम अमाउंट में देखें तो कहाँ कहाँ पे कितना कितना है वो ये देख लेते हैं हम। ये देखिए, यहाँ पे ये हमें यहाँ से समझ में आएगा पूरा कि स्टेट वाइज अगर हम ब्रेकअप देखें इंडियन कोल रिसोर्स का, तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो कोयला मिलेगा वो सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ मिलेगा, झारखंड में। देखिए, रिसोर्स जो टोटल रिसोर्स हैं वो 86,216 मिलियन टन जो है वो कहाँ पे है, झारखंड में। तो सबसे ज़्यादा झारखंड में है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि अगर वो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाए कि सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पे है, उससे कम किस में है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड में है, उससे कम दूसरे नंबर पे उड़ीसा में है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, और चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल है। ये ध्यान रखना है कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। और अब ये भी देख लीजिए किन किन राज्यों में कोयला मिलता है। तो किस किस में मिलता है, झारखंड में मिलता है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में भी कोयला मिलता है, ये बात का ध्यान रखना है। बिहार में मिलता है, आंध्र प्रदेश में, यूपी में, मेघालय में, आसाम में, नागालैंड में, और सिक्किम और अरुणाचल में। तो ये सभी राज्य हैं जिनमें कोयला मिलता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पे कोल रिजर्व्स हैं या नहीं है, तो ऐसे करके आ सकते हैं। तो आपको ये सारे राज्य बताने चाहिए जहाँ जहाँ पे कोयला मिलता है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट के अगर स्टेट वाइज देखें तो नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे ज़्यादा कोयला मिलेगा वो आपको कहाँ पे मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा कोयला मिलेगा आपको मेघालय में। तो मेघालय में सबसे ज़्यादा कोयला है, 576 मिलियन टन। उसके बाद फिर आसाम में है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे नागालैंड, फिर चौथे नंबर पे सिक्किम, और पाँचवें नंबर पे अरुणाचल। ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ आती है कि अगर हम कोयले को इम्पोर्ट देखें कि भारत में कोयला जो इम्पोर्ट किया जा रहा है, तो 2016-17 से लेकर 2020-21 तक के अगर बारे में देखें तो लगातार कोयले में बढ़ोतरी रही है 2019-20 तक। तो देखिए 190 से 208 हुआ, फिर 235 हुआ, फिर 248 हुआ। लेकिन 2020 के बाद 2021 में गिरावट इसलिए आई क्योंकि कोरोना पेंडेमिक आ गया था। तो जितनी भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट थी वो सब चीज़ ख़राब हो गई थी, सप्लाई चेन सब खत्म हो गई थी, और जितना भी हमारा कोयला बाहर से आता है वो नहीं आ पा रहा था। तो इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि कोल इम्पोर्ट 2016-17 से लेकर 2019-20 तक बढ़ता गया। लगातार हम जो कोयले को आयात कर रहे थे भारत में वो लगातार बढ़ रहा था, लेकिन 2020-21 में वो घटा है। तो इतना ध्यान रखना है। अगर यूपीएससी में स्टेटमेंट वाइज जैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर ये पूछा जाए कि इंडिया ने लगातार पिछले 5 सालों में
कोयला इंपोर्ट जो है लगातार बढ़ा है, तो गलत, लगातार बढ़ा नहीं है, पहले 4 साल तक बढ़ा है, उसके बाद फिर वो कम हो गया है कोरोना की वजह से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो हमने कोल रिजर्व्स देख ली भारत में। उसके बाद आता है कि 12वां एडिशन हुआ है, 7 दिन का एक कल्चरल फंक्शन होता है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। तो इसका ग्रैंड फिनाले हैदराबाद में हुआ है और ये 12वां एडिशन था इसका, जो अभी संपन्न हुआ है। तो 2015 से स्टार्ट किया गया था। तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव फ्लैगशिप फेस्टिवल है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, हैज़ बीन सिंस 2015 से मनाया जा रहा है इसको। और 7 कल्चर विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स। तो 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स हैं पूरे भारत में, उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन से इसको बनाया जा रहा है। तो जो 7 जोनल कल्चरल सेंटर हैं वो कौन कौन से हैं? वो है एक तो पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता का, यानी कि ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर। फिर नॉर्थ सेंट्रल जोन, ये प्रयागराज का है, यानी कि उत्तर मध्य क्षेत्र, ये प्रयागराज में। फिर नॉर्थ ईस्ट जोन जो है वो दीमापुर में है, आसाम में, उत्तर पूर्व क्षेत्र का। नॉर्थ जोन जो है वो पटियाला में है, पंजाब में। फिर साउथ सेंट्रल जोन जो है वो नागपुर, महाराष्ट्र में है। साउथ वाला जो है वो थंजावुर में है, यानी कि तमिलनाडु में। और वेस्ट जोन जो है वो आपको उदयपुर में मिलेगा, यानी कि राजस्थान में। तो ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, 2015 से बना रही है। ये इसका एडिशन था, 12वां एडिशन था, और 7 दिन का एक फंक्शन था जिसको ये मनाया जा रहा है। ग्रैंड फिनाले कहाँ पे हुआ? हैदराबाद में हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनसे सभी से सवाल बन सकते हैं कि ग्रैंड फिनाले कहाँ पे हुआ, कौन सा एडिशन था, या कौन सी मिनिस्ट्री बनाती है, कितने जोन कल्चर सेंटर हैं हमारे, जोनल कल्चर सेंटर कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से हैं, किस किस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद इंडियन कल्चर पोर्टल की बात की जाए तो इंडियन कल्चर पोर्टल में अबाउट 2.98 लाख डिजिटल आर्टिफैक्ट्स हैं, जिसमें मेटा डेटा भी है, और 34 लाख बिब्लियोग्राफिक एंट्रीज़ हैं, यानी कि भारतीय संस्कृति पोर्टल है। इसमें 2.9 लाख 8 आप देख सकते हैं कि डिजिटल कलाकृतियाँ हैं यहाँ पे, है ना। और जिसमें मेटा डेटा का मतलब क्या होता है कि जब बहुत सारा डेटा होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो डेटा होता है, जब हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको मेटा डेटा कहा जाता है। तो गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है एक नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की, एक नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी बनाई जाएगी थ्रू द इंडियन कल्चर पोर्टल। जो इंडियन कल्चर पोर्टल है www.indianculture.gov.in, इसको किसके साथ बनाया जा रहा है? IIT मुंबई के साथ बनाया जा रहा है, IIT बॉम्बे के साथ बनाया जा रहा है, इसके साथ कोलैबोरेशन में इसको बनाया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं GS3 में। अगर हम देखें तो 53 एयरपोर्ट्स आर इंक्लूडेड इन द कृषि उड़ान स्कीम। तो कृषि उड़ान स्कीम के तहत अगर हम देखें तो 53 एयरपोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है। तो कृषि उड़ान स्कीम कौन सी स्कीम थी? कृषि उड़ान स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च की थी। कब? अगस्त 2020 में, ऑन इंटरनेशनल एंड नेशनल रूट्स की, अंतर्राष्ट्रीय रूटों पे और भारत के अंदर नेशनल रूटों पे इसको लॉन्च किया गया था, टू असिस्ट फार्मर्स इन ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। देखिए ये कृषि उड़ान स्कीम के तहत क्या हो रहा था कि जो किसान अपने प्रोडक्ट्स उगाते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो उनके 1 या 2 दिन के अंदर या 2 या 3 दिन के अंदर अगर वो कंज्यूम नहीं किए गए तो वो ख़राब हो जाने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। जैसे सब्जियां हो गई, फल हो गए, तो उनको बहुत जल्दी कंज्यूम करना होता है। तो उनके लिए कृषि उड़ान स्कीम लगाई गई, यानी कि प्लेन्स के थ्रू जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो कृषि उड़ान 2.0 अनाउंस किया गया वापस, जैसे पहले 2020 में स्टार्ट किया गया, फिर अक्टूबर 2021 में कृषि उड़ान 2.0 स्टार्ट किया गया। एनहेंसिंग दी एग्जिस्टिंग प्रोविजंस, मेनली फोकसिंग ऑन ट्रांसपोर्टिंग पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स। पेरिशेबल का मतलब होता है कि जो 1 या 2 दिन में ही खराब हो जाएंगे, जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उन वाले फूड प्रोडक्ट्स के लिए। फ्रॉम द हिली एरियाज़, कहाँ पे फोकस एरिया कौन से हैं? जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिली एरियाज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, और ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो ट्राइबल स्टेट्स हैं या ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो वहाँ से फोकस किया जा रहा है कि वहाँ पे जो प्रोड्यूस पैदा होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, चाहे वो पहाड़ हों, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों या ट्राइबल एरियाज़ हों, वहाँ से उनको चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा शहरों में। प्राइमरीली पहले जो स्कीम थी उसने 25 एयरपोर्ट पे ध्यान दिया था, नॉर्थ ईस्ट रीजन के, हिली रीजन के और ट्राइबल रीजन के। उन 25 एयरपोर्ट्स में से देहरादून भी था, बाद में 28 और ऐड कर दिए गए हैं। तो टोटल 28 और 25 53 एयरपोर्ट्स अब टोटल हो गए हैं, जहाँ पे कृषि उड़ान स्कीम के तहत प्लेन्स उड़ान भर रहे हैं और जो किसानों के प्रोडक्ट्स हैं उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो कृषि उड़ान स्कीम जो है ये 8 मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट मिलकर कर रहे हैं। वो 8 मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि जो उड्डयन मंत्रालय है वो। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर है। डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी का। डिपार्टमेंट है फिशरीज़ का। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, और मिनिस्ट्री ऑफ डोनर है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ऐसे मिला के 8 मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट मिला के ये जो हैं इस स्कीम को पूरा कर रहे हैं। देयर एग्जिस्टिंग स्कीम्स टू स्ट्रेंथन दी लॉजिस्टिक्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्री प्रोड्यूस। तो जो लॉजिस्टिक्स है, यानी कि जो सामान ढोने के लिए जो लॉजिस्टिक्स हमारा लग रहा है, एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, तो एग्री प्रोड्यूस को करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन 8 डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज मिलकर काम कर रही हैं। देयर इज़ नो बजटरी एलोकेशन फॉर द स्कीम। इसके लिए कोई भी बजट में एलोकेशन इस स्कीम के लिए नहीं किया गया, ये इंपॉर्टेंट बात है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है फेशियल रिकग्निशन सिस्टम इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड इन फेज मैनर। देखिए फेशियल रिकग्निशन सिस्टम लाना चाह रहे हैं एयरपोर्ट्स पे, जिससे क्या होगा कि अगर कोई पर्सन जब एयरपोर्ट पर एंट्री करता है तो शुरू में ही उसकी फेसिंग डिटेल्स ले ली जाएंगी, फेस की डिटेल्स ले ली जाएंगी, जैसे उसका आइरिस स्कैन हो गया, उसके लिप्स हो गए, उसका फेस है, सब कुछ ले लिया जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि बाद में जब वो अंदर चेक इन करता है या अलग अलग जगह पे जाता है तो सिर्फ वो अपना फेस दिखाएगा और उसको कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक तो उससे सीमलेस एंट्री हो जाएगी, है ना, सीमलेस ट्रैवल हो जाएगा पर्सन के लिए। साथ साथ ये है कि इससे जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी भी एनहेंस हो जाएगी। तो कोलकाता, वाराणसी, पुणे, विजयवाड़ा, बैंगलोर, दिल्ली एंड हैदराबाद ये फेशियल रिकग्निशन सिस्टम लगा लेंगे मार्च 2023 तक, ये कहा जा रहा है। उसके बाद बात आती थी कि थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैनेजमेंट हो गया, ये चीज़ अब यहाँ पे आ गई है, तो इसको देखते हैं कि फेशियल रिकग्निशन सिस्टम जो है ये कहाँ पे है। ये पार्ट है डिजी यात्रा इनिशिएटिव का, जो डिजी यात्रा इनिशिएटिव चलाई थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग पैसेंजर सीमलेस एंड हैसल फ्री एक्सपीरियंस एट एयरपोर्ट्स। कि अब डिजी यात्रा इनिशिएटिव के तहत क्या हुआ कि डिजिटली आपके पास सब चीज़ें आ गई, डिटेल्स आ गई, तो आप कहीं पे भी डॉक्यूमेंट शो नहीं करने पड़ेंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, और आप एयरपोर्ट पे सीधे एक बार एंट्री करनी है आपको, फिर अंदर सीमलेस एंट्री आपकी होती चली जाएगी। प्रिलिमिनरी टेस्टिंग ऑफ द डिजी यात्रा बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम विद रजिस्ट्रेशन फॉर द डे ऑफ ट्रैवल एट दीज एयरपोर्ट्स हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो जो प्रिलिमिनरी टेस्टिंग है डिजी यात्रा बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम का, उसको शुरुआत, उसका टेस्ट हो चुका है। उसके बाद जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है यानी कि BCAS है, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है किसके लिए, सिविल एविएशन सिक्योरिटी की भारत में। तो भारत में अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिविल एविएशन की सिक्योरिटी के लिए कौन जिम्मेदार है, तो उसके लिए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जो है वो उसके लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट आता है कि इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम जो लॉन्च की जा रही थी, कि इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी करी जाएगी किसके तहत, टू कनेक्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विद सिलेक्टेड इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस। कि जो अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशंस हैं यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जगहें हैं, वहाँ से डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को जोड़ा जाएगा। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो हैं उनको जोड़ा जाएगा कहाँ कहाँ से, बैंकॉक से जो कि थाईलैंड की राजधानी है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी से, काठमांडू नेपाल की राजधानी से, यंगून म्यांमार से, हैनोई वियतनाम से, मैंडले वापस म्यांमार से, कुनमिंग चाइना से, एंड चिटागोंग बांग्लादेश से। तो इन सब जगहों से जोड़ा जाएगा नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को। द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज़ लॉन्च, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये स्कीम लॉन्च की, इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम। ये किसके तहत लॉन्च की, उड़ान स्कीम के तहत। जो भारत में उड़ान स्कीम चल रही थी, उड़े देश का आम नागरिक, उसके तहत एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट लिया है उसके अंदर ये कि इंटरनेशनल उड़े देश का आम नागरिक विद एन ऑब्जेक्टिव टू एनहेंस एयर कनेक्टिविटी फ्रॉम सर्टेन स्टेट्स ऑफ द कंट्री विद सिलेक्टेड इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस। की जो सिलेक्टेड इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैं उसके तहत जो है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को जोड़ा जाएगा। द स्कीम इज सपोर्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है इस स्कीम को सपोर्ट करेंगी। जो स्टेट गवर्नमेंट है असम की, मणिपुर की और त्रिपुरा की, उन्होंने आइडेंटिफाई करे हैं कुछ रूट्स कनेक्टिंग गुवाहाटी, इम्फाल, अगरतला विद सिलेक्टेड इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। तो जहाँ जहाँ पे इनकी एयरपोर्ट्स हैं, असम का गुवाहाटी में है, मणिपुर का इम्फाल में है और त्रिपुरा का अगरतला में है, तो ये अपने अपने एयरपोर्ट्स को इन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से, चाहे वो बैंकॉक हो, ढाका हो, काठमांडू हो, इन सब से उसको जोड़ने का काम करेंगे। नेक्स्ट आता है GS3 में डिफेंस से रिलेटेड आता है कि NCC ने कंडक्ट किया है क्लीनिंग ऑफ सी शोर एंड वाटर बॉडीज। तो जो NCC है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, वो समुद्र की जो सी शोर्स होते हैं यानी कि जो समुद्री किनारे हैं उनको और वाटर बॉडीज़ को साफ करने का अभियान चला रहे हैं 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक, कोइंसाइडिंग विद नेशनल मैरीटाइम डे। तो नेशनल मैरीटाइम डे कब होता है, नेशनल मैरीटाइम डे होता है 5 अप्रैल को। तो उसके तहत ये अभियान चला रहे हैं, उसका नाम है पुनीत सागर अभियान। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि पुनीत सागर अभियान किस लिए था। तो जो पुनीत सागर अभियान है ये सी शोर्स और वाटर बॉडीज़ को साफ करने के लिए था। किसने चलाया था ये NCC ने चलाया था। तो पुनीत सागर अभियान टू बी ए कॉन्टिन्यूस कैंपेन, ये एक लगातार का एक कैंपेन है, टू बी ए कॉन्टिन्यूस है, लगातार चलता रहेगा। टू क्लीन सी शोर बीचेस, सी शोर्स को साफ करने के लिए, बीच को साफ करने के लिए, एंड अदर वाटर बॉडीज़ इंक्लूडिंग रिवर्स, लेक्स, प्लास्टिक एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स। तो इन सब चीज़ों को साफ करने के लिए, प्लास्टिक मटेरियल से साफ करने के लिए, लेक्स को, रिवर्स को, सी शोर्स को, पुनीत सागर अभियान चलाया जा रहा है NCC के द्वारा। ये 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक चलाया गया। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिलियल फॉरेस्ट्री। देखिए ये एनवायरमेंट इकोलॉजी का पार्ट है GS3 में। तो फेमिलियल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है पारिवारिक वानिकी, यानी कि अगर आप ये मान लें कि जो पेड़ है वो पेड़ आपके परिवार का मेंबर है तो आप उस पेड़ को कभी नहीं काटेंगे। तो ये फेमिलियल फॉरेस्ट्री जो है ये राजस्थान में अपनाई जाती है। तो उसके लिए UNCCD ने, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन है टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, उसने राजस्थान के फेमिलियल फॉरेस्ट्री को अवार्ड भी दिया है। तो लैंड फॉर लाइफ जो है ये एक अवार्ड प्रोग्राम है UNCCD का, जो हर 2 साल में दिया जाता है। जो लैंड फॉर लाइफ अवार्ड है, तब आपके सामने ये सवाल बन सकता है कि लैंड फॉर लाइफ अवार्ड कौन देता है, UNCCD देता है। कितने समय के अंतराल पे देता है, हर 2 साल के अंतराल पे देता है। जो लैंड फॉर लाइफ अवार्ड है इसका एम है टू प्रोवाइड ग्लोबल रिकॉग्निशन, कि ग्लोबली हमें रिकॉग्नाइज करना है इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को
जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए थ्रू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, कि ज़मीन का किस तरह से हमें उपयोग करना है, लैंड मैनेजमेंट किस तरह से करना है, उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दिया जाता है। चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन को भी दिया जा सकता है, किसी एक दो व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, या किसी संस्था को भी मिल सकता है। तो जो लैंड फॉर लाइफ अवार्ड है 2021, वो किसको दिया गया? वो फैमिलियल फॉरेस्ट्री के लिए दिया गया, राजस्थान को। ऑन 17 जून 2021 में इसको दिया गया था। फैमिलियल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है केयरिंग फॉर द ट्री एज अ फैमिली मेंबर, यानी कि अगर मैं पारिवारिक वनी के अर्थ है कि परिवार के सदस्य के रूप में पेड़ की देखभाल करना, ताकि पेड़ परिवार की चेतना का हिस्सा बन जाए, यानी कि बिकम्स अ पार्ट ऑफ द फैमिलीज कॉन्शियसनेस। तो कि अगर पेड़ परिवार का हिस्सा बन जाएगा तो आप कभी उसको नहीं काटेंगे। तो ये जो फैमिलियल फॉरेस्ट्री है ये भारत में अपनाई जाती है राजस्थान राज्य में। उसके बाद बात की जा रही है रिपेयर की, रिनोवेशन की और रिस्टोरेशन की वाटर बॉडीज़ की, यानी कि जितनी वाटर बॉडीज़ हैं हमारे यहाँ, यानी कि जल निकायों की मरम्मत करना है, नवीनीकरण करना है और जीर्णोद्धार करना है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है रिपेयर, रिनोवेशन, रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या हुआ कि इसके लिए कुछ शेयर तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, कुछ शेयर राज्य को, सरकार को भी देना पड़ेगा, इसमें जो पैसा देना पड़ेगा। ये कंपोनेंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY, हर खेत को पानी, बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसके तहत एक स्कीम चल रही थी, हर खेत को पानी स्कीम, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो उसके तहत ही ये कंपोनेंट है रिपेयर, रिनोवेशन और रिस्टोरेशन हमें करना है किसका? वाटर बॉडीज़ का। अंडर द स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, यानी कि वित्तीय सहायता दी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट्स को। आप रिनोवेट करो, रिपेयर करो, रिस्टोर करो जितनी भी आइडेंटिफाइड वाटर बॉडीज़ हैं, यानी कि जो भी खराब हो रही हैं उनको। और वाटर जो है, क्योंकि एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि स्टेट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है वाटर, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक अप द प्रिवेंशन ऑफ एनक्रोचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज़, कि पानी की जितनी भी बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो तालाब हो, नदियाँ हो, लेक्स हों, उनके ऊपर एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है अतिक्रमण कर रहे हैं, यानी कि कोई जो पर्सन है वो अतिक्रमण कर रहे हैं, तो अतिक्रमण उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को रोकने के लिए, अतिक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ही जिम्मेदार है, उन्हीं की ये ड्यूटी बनती है। 2019 में जल शक्ति अभियान को लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा। ये भी सवाल पूछा गया है कि 2019 में जल शक्ति अभियान कब लॉन्च किया गया था। अभी शायद एडवोकेट जनरल का अगर आप पेपर देखेंगे UPSC का, जो 27 मार्च को हुआ है, तो उसमें ये सवाल पूछा गया था। दिस वॉज फॉलोड इन 2021, इसको 2021 में फॉलो किया गया और 2022 में किया गया। और उसके तहत जल शक्ति अभियान कैच द रेन प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया 2021 में, जिससे कि जो भी बारिश गिर रही है, जो भी बारिश होगी, उसको स्टोर किया जाएगा, जिससे कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसको बढ़ाया जा सके। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पहला सेंसर वाटर बॉडीज़ का अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इरिगेशन सेंसस। तो गवर्नमेंट ने फर्स्ट सेंसस किया वाटर बॉडीज़ का, यानी कि वाटर बॉडीज़ भी अब गिनी जाएंगी, तो उसके लिए नाम दिया गया उसको इरिगेशन सेंसस। जो ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, इज टू डेवलप अ नेशनल डेटाबेस ऑफ ऑल वाटर बॉडीज़ इन द कंट्री। बहुत ही अच्छी बात की जा रही है कि पूरे भारत में कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं, उनका एक नेशनल डेटाबेस बनेगा, जिससे हमें ये भी समझ में आएगा कि अगर वो वाटर बॉडीज़ ख़त्म होती हैं, लुप्त होती हैं, या वहाँ पे इंक्रोचमेंट करके घर वगैरह बना दिए जाते हैं, तो हमें ये भी पता चलेगा कि कितनी वाटर बॉडीज़ हमने खो दी हैं, इनका नुकसान हमारा हो गया है। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की जो प्रीलिम्स के लिए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो नेफ्टली बेनेट जो हैं ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं इस टाइम पे। प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेचुलेशन दी है किसको? इंडियन म्यूज़िक कंपोज़र को, जो रिकी केज हैं, जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है अपनी एल्बम के लिए डिवाइन टाइड्स। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंडियन म्यूज़िक कंपोज़र हैं, भारतीय म्यूज़िक कंपोज़र हैं, भारतीय संगीतकार हैं रिकी केज। इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है किस एल्बम के लिए? डिवाइन टाइड्स के लिए। हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम पे वो विक्टर ओरबान हैं। नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है 5 अप्रैल 2022 को। 20वां एडिशन करा गया इंडो फ्रेंच बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज का, यानी कि जो नेवी की एक्सरसाइज होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में, उसका नाम दिया गया वरुण 2022। एक सफ़र इंडेक्स होता है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, इसको कौन रिलीज़ करता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज रिलीज़ करते हैं। देखिए ये बहुत ही छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। अगर आप UPPC देने जा रहे हैं 12 जून को या 3 जून को अपर UPSC देने जा रहे हैं, तो उसमें भी ये सवाल आपसे सीधे सीधे पूछा सकते हैं। फॉरेस्ट, अगर हम फॉरेस्ट को कब कहेंगे कि ये, किसी जगह को कब कहेंगे कि ये फॉरेस्ट है, तो अगर वहाँ पे ट्री क्राउन जो है, यानी कि ट्री क्राउन का मतलब क्या है, ये मैंने आपको बताया था IFSR रिपोर्ट पढ़ाते वक्त, कि अगर ये ट्री है और इस तरह से ये इसकी कैनोपी है, तो ये जो ट्री कवर है, ये ट्री कवर अगर 10% to 30% है और भारत में 10% है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं। मिनिमम एरिया जो है स्टैंडिंग का, तो 0.05 हेक्टेयर से लेके 1 हेक्टेयर के बीच में होना चाहिए। भारत ने इसकी लिमिट 1 हेक्टेयर कर रखी है। और जो हाइट होनी चाहिए ट्रीज़ की, कि कम से कम कितनी ऊंचाई का पेड़ होना चाहिए, तो पेड़ जो है करीब करीब 2 से 5 मीटर की ऊंचाई का होना चाहिए इन सितु मैनेजमेंट में, यानी कि हमें वहाँ पे कुछ नहीं करना, जो जंगलों में जो पेड़ पैदा होते हैं। और भारत में इसकी हाइट को क्या रखा गया है? भारत में इसकी हाइट को 2 मीटर रखा गया है। फिर जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है उसने कॉन्स्टिट्यूट किया है, या वो कॉन्स्टिट्यूट हुई है, किसके तहत हुई है? वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1996 के तहत हुई है। जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसको अपने आप में अम्ब्रेला एक्ट भी कहा जाता है।
ये बनाई गई थी सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, किसके लिए? रेगुलेशन के लिए और कंट्रोल के लिए ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को, यानी कि जो ग्राउंड वाटर निकल रहा है, ज़मीन में से जो पानी निकाला जा रहा है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए CGWA बनाई गई थी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी बनाई गई थी। सभी गाँवों ने अपने आप को 2019 के 2 अक्टूबर को ODF डिक्लेयर कर दिया है, ओपन डिक्लेरेशन कर दिया है कि ये क्या नाम है, क्या है, ओपन डिफिकेशन फ्री हो चुके हैं। ओपन डिफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है 2 अक्टूबर 2019 को सभी गाँवों के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीधे सीधे पूछा सकता है कि सभी गाँवों ने अपने आप को ODF यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री कब डिक्लेयर किया था? 2 अक्टूबर 2019 को डिक्लेयर इन्होंने किया था। और इसमें एक चीज़ और आती है कि एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, ट्रेनिंग इन एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल, तेजस। तो ये तेजस एक प्रोजेक्ट है जिसमें ट्रेनिंग दी जा रही है। जो लोग एमिरेट्स में जाते हैं यानी कि UAE या सऊदी वगैरह एरिया में जाते हैं, वहाँ पे उनकी जो जॉब्स और स्किल्स चाहिए उसके लिए NSDC जो है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आती है, तो वो इसके तहत क्या चल रही है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही है, जिससे कि सभी लोगों को, जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं, एमिरेट्स में जाना चाहते हैं और वहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए तेजस प्रोजेक्ट के तहत उनको क्या किया जाएगा, स्किल्स उनको इम्पार्ट की जाएगी। अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि जो चाबहार पोर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपको बताना है कि चाबहार पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, क्या वो ईरान में है, क्या इराक में है, सऊदी में है या ओमान में है? तो जो चाबहार एयरपोर्ट है, चाबहार बंदरगाह है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? ईरान में है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चाबहार बंदरगाह जो है वो ईरान में है। आपको ये बताना है कि चाबहार बंदरगाह को ओवरटेक करने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान में एक पोर्ट बनाया है। तो चाइना ने पाकिस्तान में कौन सा पोर्ट डेवलप किया है जो कि चाबहार पोर्ट के बहुत नज़दीक है, उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो दैट्स इट, ये थे 6 तारीख का करंट अफेयर्स। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो। बाकी जो भी लोअर PCS मेंस के स्टूडेंट्स हैं या FARO मेंस के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये करंट अफेयर्स की जो PDFs हैं वो उन्हीं सभी स्टूडेंट्स को मिलती रहेगी, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग जो है सीधा सीधा उसको पढ़ लीजिए एक बार, और जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में सारे हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।